Good morning, students and my dear friends. Today is 28th of September 2022, Wednesday. Before starting the lecture, if you want the PDF, you can join me on Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. So let's start with today's discussion. Motivation of the day is great things happens to those who don't stop believing, trying, learning and being grateful. आज के डिस्कशन में हम ये सारे न्यूज़ आर्टिकल्स कवर करेंगे। तो देख लेते हैं आज का पहला न्यूज़ आर्टिकल जो कि बिजनेस स्टैंडर्ड के पेज नंबर 1 पर दिया हुआ है। PSBs may soon see hiring on monthly basis. If you're a little bit aware about the Indian banking industry, more specifically public sector banks, so since long public sector banks are facing the problem of two things. One is management of fund and another is management of people. And these two problems, management of fund and management of people, are continuously debilitating the health of banks, more specifically public sector or state owned banks in India. उसी को लेकर के अगर हम बात करें मैनेजमेंट ऑफ पीपल की, तो इस इशू पर बहुत टाइम से गवर्नमेंट काम कर रही। इनिशियली public sector banks were actually facing the problem of shortage of manpower shortage की problem थी। तो उस समय कई सारी hirings भी हुई थी, IBPS भी आया था। if you are little bit aware, तो एक bulk hiring initially हमें देखने को मिली थी। later on public sector banks ने hiring फिर से स्लो कर दी, जिसकी वजह से लास्ट 10 ईयर्स में अगर हम देखें तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स जो है उनमें एम्प्लॉय स्ट्रेंथ जो है वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन कर रही है, जिसकी वजह से जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनका ऑपरेशनबिलिटी जो है, उनके जो ऑपरेशनल कैपेसिटी एफिशिएंसी वो इम्पैक्ट कर रही है। इसी को लेकर के गवर्नमेंट ने जितने भी पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं जहां पर इस तरह के इश्यूज हैं, डिक्लाइनिंग एम्प्लॉय स्ट्रेंथ जो इशू है, उन सारे बैंक्स को स्टाफ स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करने के लिए प्लान बनाने को बोला है। तो लास्ट वीक एक मीटिंग हुई जहां पर फाइनेंस मिनिस्ट्री के टॉप ऑफिशियल्स और स्टेट रन बैंक्स के जो चीफ से उन्होंने इस पर्टिकुलर इशू पर डिस्कशन किया और मिनिस्ट्री ने ये सजेस्ट किया है बैंक्स को कि वो हर महीने एवरी मंथ दे शुड प्रिपेयर अ प्लान फॉर द रिक्रूटमेंट। सो ग्रैनुलर प्लान मंथली बेसिस पर बनाने का सजेशन दिया है फाइनेंस मिनिस्ट्री ने बैंक्स को। So, as per the sources, now public sector banks or state-run banks will actually go for monthly recruitment or monthly human resource recruitment through the help of IBPS. What is IBPS? Institute of Banking Personnel and Selection. And this IBPS is basically responsible for conducting various exams related to banks and recruiting eligible candidates into पब्लिक सेक्टर बैंक्स। तो एक ये रिक्रूटमेंट एजेंसी की तरह काम करता है एंड इट इज़ एन ऑटोनॉमस बॉडी दैट इज़ गवर्न बाय बोर्ड ऑफ नॉमिनीज। एंड डेफिनेटली ये जो नॉमिनीज होते हैं ये डिफरेंट गवर्नमेंटल बॉडीज से होते हैं, डिफरेंट बैंक से होते हैं, जैसे कि लाइक RBI, फाइनेंस मिनिस्ट्री, IIT मुंबई, IBA. And if we talk about the formation or establishment of IBPS, this particular institute was formed in the year 1984. So IBPS was formed in the year 1984 under the National Institute of Bank Management. और अगर कुछ बैंक, जैसे अगर हम बात करें SBI और RBI के कुछ ग्रेड्स के एग्ज़ाम्स होते हैं तो वो SBI और RBI खुद कराता, तो उस केस में भी जो IBPS है वो सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट या सॉफ्टवेयर हेल्प या सॉफ्टवेयर या IT सपोर्ट प्रोवाइड कराने का काम करता है। सो बेसिकली IBPS जैसा कि नाम से ही पता चल रहा है, इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, ये बैंकिंग इंडस्ट्री में एम्प्लॉयज़ के पर्सनल के सिलेक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। अब बात कर लेते हैं डेटा की। तो फ्रॉम द पीक ऑफ 8,86,490 in financial year 2013, the staff strength in the PSBs fell to 7,70,800। अगर राउंड अप करके बात करें तो 8 लाख से डिक्रीज होकर के जो एम्प्लॉय स्ट्रेंथ है वो 7 लाख में पहुंच गई। 2013 में ये जो एम्प्लॉय स्ट्रेंथ थी अप्रॉक्सीमेटली 8 लाख थी पब्लिक सेक्टर बैंक्स में, जो कि रिड्यूस होकर के 2021 में 7 लाख ही बची है। जबकि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम जो बैंक्स के ऑपरेशंस हैं उनका एक्सपेंशन हुआ है
अगर एक्सपेंशन हुआ है तो डेफिनेटली एम्प्लॉय स्ट्रेंथ भी बढ़नी चाहिए। और उसी के कंट्रास्ट में अगर हम प्राइवेट सेक्टर बैंक्स को देखें तो जो उनका एम्प्लॉय नंबर है वो डबल हो गया है, जस्ट डबल। 2 लाख अप्रॉक्सीमेटली 2013 में थे, 2021 आते आते 5 लाख ये नंबर पहुंच गया है। तो एक साइड तो जो प्राइवेट सेक्टर बैंक्स है वहाँ पर एम्प्लॉय स्ट्रेंथ इंक्रीज हो रही है उनके एक्सपेंशन के अकॉर्डिंग, और दूसरे साइड जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है दे आर फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ एम्प्लॉय एट्रिशन और डिक्लाइनिंग स्ट्रेंथ। और इसमें स्पेशली अगर हम कुछ जॉब्स की बात करें जैसे कि क्लर्क और जो सबॉर्डिनेट स्टाफ है उनके नंबर ज़्यादा डिक्लाइन हुए हैं इन कंपैरिजन टू द ऑफिसर्स। और कई बार ये बैंक्स पर या बोल सकते हैं गवर्नमेंट पर एलिगेशन आता था कि जो गवर्नमेंट है वो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को बहुत ज़्यादा रेगुलेट करती है, स्पेशली एम्प्लॉय मैनेजमेंट एचआर के केस में। और कई रिसर्च पेपर्स ने भी ये बोला है कि पब्लिक सेक्टर बैंक्स में अगर एचआर की प्रॉब्लम को रिजॉल्व करना है तो उन्हें फ्री हैंड दे देना चाहिए कि वो अपने अकॉर्डिंग रिक्रूटमेंट करें, जस्ट लाइक देयर काउंटर पार्ट्स प्राइवेट सेक्टर बैंक। तो प्रॉबली गवर्नमेंट उसी लाइन की तरफ आगे बढ़ रही। नाउ पब्लिक सेक्टर बैंक्स को ज़्यादा रोल प्ले करने को बोला गया है विद द हेल्प ऑफ आईबीपीएस कि आप मंथली रिक्रूटमेंट प्लान बनाएं, और जिससे कि जो रिक्रूटमेंट की इश्यूज हैं, जो कॉम्पिटेंसी इश्यूज हैं, एट्रिशन इश्यूज हैं, उनको इनिशियल लेवल पे ही रिजॉल्व किया जा सके। सो दिस इज अ पावर शिफ्ट इन एम्प्लॉय मैनेजमेंट केस इन केस ऑफ स्टेट ओन बैंक। तो ये हम देख सकते हैं, हमने डिस्कस कर लिया है डिक्लाइनिंग नंबर। दिस इज इन केस ऑफ स्टेट ओन बैंक्स और पब्लिक सेक्टर बैंक्स, एंड दिस इज इन केस ऑफ प्राइवेट बैंक्स। So let us see whether these plans will actually help or not. अब देख लेते हैं article number 2 that is given on page number 4 of Business Standard. Telecoms may be first to answer privatization call. If you are little bit aware about the Niti Aayog and their classification of strategic sector and non-strategic sector, and if you are regularly following my news channel, you must be knowing about this classification. हमने कवर भी किया था कि नीति आयोग ने, और कई बार हमने कवर किया कि नीति आयोग ने इंडिया में जितने भी सेक्टर ऑपरेट करते हैं बिजनेस सेक्टर, उनको 2 पार्ट में डिवाइड किया है, स्ट्रेटेजिक सेक्टर और नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर। और इसी क्लासिफिकेशन के बेसिस पर गवर्नमेंट जो है वो प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट का काम करेगी। नीति आयोग के अकॉर्डिंग, नीति आयोग की रिकमेंडेशन के अकॉर्डिंग, गवर्नमेंट शुड हैव द मिनिमम investment into strategic sector and nil investment into non-strategic sector. It means government business is not to do business, government business is to do governance. तो उसी को लेकर के जो नीति आयोग ने स्ट्रेटेजिक सेक्टर शॉर्टलिस्ट किए थे उनमें भी गवर्नमेंट प्राइवेटाइजेशन पर जाएगी, बट फिर भी गवर्नमेंट का इंटरवेंशन जो है वो स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स में रहेगा। डेफिनेटली स्ट्रेटेजिक सेक्टर्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द सोवरेनिटी एंड सिक्योरिटी ऑफ इंडिया। दैट इज वाई गवर्नमेंट विल मेंटेन द बेयर मिनिमम इन्वेस्टमेंट, बेयर मिनिमम इंटरेस्ट इनटू दी स्ट्रेटेजिक सेक्टर। और जो नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर हैं जो इंपॉर्टेंट नहीं, जैसे कि एफएमसीजी, टेलीकम्युनिकेशन, एज पर द नीति आयोग डेफिनेशन, उनमें गवर्नमेंट जो है वो नॉट, टेलीकम्युनिकेशन इज अ स्ट्रेटेजिक सेक्टर। जो नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर एफएमसीजी हो गया, मेटल, सीमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर, ऑल दी सेक्टर्स आर बेसिकली कंसीडर्ड एंड नॉन स्ट्रेटेजिक। नॉन स्ट्रेटेजिक क्यों? क्योंकि इनमें अगर प्राइवेट प्लेयर आता तो इंडियन गवर्नमेंट की का जो रोल है वो मिनिमाइज हो जाएगा, और डेफिनेटली प्राइवेट सेक्टर पार्टिसिपेशन से इंडियन इकोनॉमी की सोवरेनिटी या सिक्योरिटी पे कोई बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। तो ऐसे सेक्टर्स को नीति आयोग ने नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर में क्लासीफाई किया, और क्लियरली रिकमेंडेशंस ये हैं कि नॉन स्ट्रेटेजिक सेक्टर से गवर्नमेंट का जो इन्वेस्टमेंट है वो निल होना चाहिए, ज़ीरो होना चाहिए। तो इसी प्लान के तहत गवर्नमेंट आगे बढ़ रही, इसी से रिलेटेड ये न्यूज़ है। देख लेते हैं न्यूज़ क्या है। तो एज़ पर दिस न्यूज़, टेलीकम्युनिकेशन जो कि एक स्ट्रेटेजिक सेक्टर है एज़ पर द नीति आयोग, telecommunication may be the first strategic sector to be shortlisted for privatization। जैसा कि अभी हमने बताया कि इसी के अकॉर्डिंग, इसी क्लासिफिकेशन के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट दोनों ही सेक्टर में प्राइवेटाइजेशन और डिसइन्वेस्टमेंट के लिए जाएगी। जो स्ट्रेटेजिक सेक्टर है वहाँ पर बेयर मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट है वो गवर्नमेंट मेंटेन करेगी। तो एज पर द न्यू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी 2021, lot of meetings have been held to discuss the recommendation made by नीति आयोग। और अब जो डिसीजन लिया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग ये कहा जा रहा है, या ऑफिशियल्स का ये कहना है कि टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर जो है वो सबसे पहले प्राइवेटाइज किया जाएगा। और इसीलिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट है इज एक्चुअली थिंकिंग फॉर लॉन्चिंग इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग ऑफ टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट ऑफ इंडिया, दैट इज TCIL।
जो पहला स्टेप होगा वो हो सकता है जो टेलीकम्युनिकेशन कंसल्टेंट ऑफ इंडिया है उनका आईपीओ लाया जाए, जो कि एक कंसल्टेंसी सर्विसेज ऑफर करता है और प्राइवेट सेक्टर के साथ क्लोजली मिल करके काम करता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ डोमेस्टिक जो टेलीकम्युनिकेशन कंपनीज हैं उनको ही कंसल्टेंसी प्रोवाइड करता है टीसीआईएल, जो ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशंस हैं उनके लिए भी कंसल्टेंसी सर्विसेज ऑफर करता है ये ऑर्गेनाइजेशन। और बहुत सारे टाई अप्स हैं इसके प्राइवेट प्लेयर्स के, तो हो सकता है जो टीसीआईएल है वो लिस्ट में पहला हो प्राइवेटाइजेशन के लिए। हालांकि ये प्रपोजल जो है वो अभी भी डिस्कशन की स्टेज पर है, फाइनलाइजेशन नहीं है। और गवर्नमेंट टेलीकम्युनिकेशन सेक्टर में बेयर मिनिमम प्रेजेंस रखेगी। बीइंग अ स्ट्रेटेजिक सेक्टर देयर विल बी द बेयर मिनिमम प्रेजेंट, नॉट नील प्रेजेंट। एंड इफ़ यू रिमेंबर जो लास्ट ईयर का बजट था वहाँ पर हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्होंने भी अनाउंस किया था कि 2 पब्लिक सेक्टर बैंक्स और एक इंश्योरेंस कंपनी का प्राइवेटाइजेशन होगा, जस्ट टू शो द गवर्नमेंट्स कमिटमेंट टुवर्ड्स अ न्यू प्राइवेटाइजेशन पॉलिसी और न्यू पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज पॉलिसी। हालांकि जो लेजिस्लेशन में, लॉज में, रूल्स रेगुलेशंस में चेंजेस चाहिए वो अभी भी गवर्नमेंट ने नहीं किया, स्पेशली फॉर प्राइवेटाइजेशन ऑफ पब्लिक सेक्टर बैंक्स। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप, जो कि पीएसयूज और पीएसबी से ही की न्यूज़ से ही एसोसिएटेड है और पेज नंबर 4 पर ही दी हुई है। पीएसयूज हिट 34% ऑफ कैपेक्स टारगेट इन अप्रैल और अगस्त मंथ। क्योंकि अब गवर्नमेंट को जितने भी पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं, उनका प्राइवेटाइजेशन करना है, तो गवर्नमेंट चाहती है कि इससे बहुत अच्छा रिवेन्यू जनरेट हो, गुड डील गवर्नमेंट को मिले। और इसी डील को इम्प्रूव करने के लिए, इसी वैल्यूएशन को इम्प्रूव करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट पिछले कुछ टाइम से बहुत सारे मेजर्स भी ले रही है। मेजर्स किस लिए? पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स की परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए, उनकी फाइनेंशियल वायबिलिटी को इम्प्रूव करने के लिए। इसी लाइन में पब्लिक सेक्टर बैंक्स को कई सारे टारगेट्स भी दिए गए। अगर आप रेगुलरली फॉलो करें न्यूज़ चैनल तो आपको पता होगा, रिसेंटली हमने डिस्कस भी किया था कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनको अपना 5% मार्केट शेयर, 5% शेयर प्राइस इंक्रीज करना है हर साल बेस्ड ऑन बीएसई सेक्टोरल इंडेक्स। तो ये तो सारी बैकग्राउंड इन्फॉर्मेशन रही। इस न्यूज़ में क्या है? इस न्यूज़ में ये इन्फॉर्मेशन है कि जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स है, पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइज है दैट हैव अ कैपिटल एक्सपेंडिचर, इसको शॉर्ट फॉर्म में हम कैपेक्स बोलते हैं, टारगेट ऑफ ओवर ₹100 करोड़ एंड अबव, saw their combined capital spending touch over 34% of annual target of 6.62 trillion as of August 31st। तो अगस्त 31st के अकॉर्डिंग जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं उन्होंने अपने टारगेट का 34% अचीव कर लिया है। किस टारगेट का? कैपिटल एक्सपेंडिचर के टारगेट का। सेंट्रल गवर्नमेंट ने टारगेट दिया था, या स्टेट जो ओन पीएसयूज उनको भी टारगेट दिया गया था कि आप एक ह्यूज अमाउंट में कैपिटल एक्सपेंडिचर करिए। इस ड्यूरेशन में क्यों कैपिटल एक्सपेंडिचर? डेफिनेटली इकोनॉमिक रिवाइवल के लिए इन्वेस्टमेंट होगा, स्पेशली कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा तो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा। एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगा तो इनकम, डिस्पोजेबल इनकम पब्लिक के हाथ में आएगी, डिस्पोजेबल इनकम आएगी, डिमांड बढ़ेगी और फिर से इकोनॉमिक एक्टिविटीज रिवाइव हो जाएंगे। तो उसी और इसके अलावा परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट भी एक गवर्नमेंट का टारगेट था। तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स को अप्रॉक्सीमेटली 100 करोड़ रुपए का टारगेट दिया गया था, 100 फॉर फाइनेंशियल ईयर 23। तो अगस्त 31 के डेटा के अकॉर्डिंग जो पब्लिक सेक्टर ऑर्गेनाइजेशन हैं, जो पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, वो अप्रॉक्सीमेटली 34% टारगेट अचीव कर चुके हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर का। ऑल्दो अगर स्पीड को देखें तो इनकी जो स्पीड अभी है वो फाइनेंशियल ईयर 22 यानी पिछले साल के अकॉर्डिंग ही है। गवर्नमेंट जो है वो अब इनको प्रमोट कर रही है, इनको कह रही है कि आपका जो प्लान है दैट नीडेड टू बी एक्सपीडाइट, द कैपिटल एक्सपेंडिचर प्रोग्राम नीडेड टू बी एक्सपीडाइट इन ऑर्डर टू अचीव दिस टारगेट ऑफ फॉर फाइनेंशियल ईयर 20, और एटलीस्ट 90% तो आपको अचीव ही कर लेना है December 31 तक। 90% आपको कैपिटल इन्वेस्टमेंट कर देना है जो कि टारगेट सेट किया गया है। एंड दिस इज द स्टडी ट्रेंड वी कैन सी, जून 1.37, जुलाई 1.84, अगस्त 2.3। टारगेट कितना है? 6.62 ट्रिलियन का। तो दिसंबर तक अप्रॉक्सीमेटली 5 ट्रिलियन तक अचीव कर लेना है एज पर द गवर्नमेंट। अब देख लेते हैं आर्टिकल नंबर 3 दैट इज गिवन ऑन पेज नंबर 6 ऑफ बिजनेस स्टैंडर्ड। न्यू जॉब क्रिएशन स्लिप 10% इन ओमिक्रॉन हिट क्वार्टर गवर्नमेंट। क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में QES भी बोलते हैं, उसके 4th राउंड का डेटा
ट्यूसडे को पब्लिश हो गया। कौन पब्लिश करता है ये सर्वे का डेटा? लेबर मिनिस्ट्री। ये आप याद रखेंगे, इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर एनी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दिस माइट बी अ प्रोबेबल क्वेश्चन। तो लेबर मिनिस्ट्री पब्लिश द क्वार्टरली एम्प्लॉयमेंट सर्वे और उसका 4th राउंड का डेटा ट्यूसडे को रिलीज हो गया। एंड एज पर दिस डेटा the employment generation in 9 non-farm sectors slowed down in March quarter of financial year 22। तो फाइनेंशियल ईयर 22 यानी पिछले फाइनेंशियल ईयर की बात हो रही है। फाइनेंशियल ईयर 22 के मार्च के क्वार्टर में 9 ऐसे सेक्टर्स थे या हम बोल सकते हैं नॉन फॉर्म सेक्टर थे जहां पर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन डिक्लाइन हुआ। और क्यों डिक्लाइन हुआ? बिकॉज ऑफ द इम्पैक्ट ऑफ ओमिक्रॉन वेरिएंट ऑफ कोविड-19। तो अप्रॉक्सीमेटली 3,50,000 जॉब्स जो थी वो उनका कट डाउन हुआ या वो डिप हुई इस पर्टिकुलर मार्च क्वार्टर में, यानी फाइनेंशियल ईयर 22 के मार्च क्वार्टर में अप्रॉक्सीमेटली 3,50,000 जॉब्स थी उनमें कट देखने को मिला इन कंपैरिजन टू द प्रीसीडिंग दिसंबर क्वार्टर। दिसंबर क्वार्टर में नंबर कितना था? अप्रॉक्सीमेटली 3,90,000 था। हालांकि पिछले क्वार्टर के कंपैरिजन में कम डिप देखने को मिला, बट ओवरऑल मार्च क्वार्टर में भी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में डिप देखने को मिला। कौन कौन से नॉन फॉर्म सेक्टर्स हैं? मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ, एकोमोडेशन एंड रेस्टोरेंट, आईटी, प्रोसेस आउटसोर्सिंग एंड फाइनेंशियल सर्विसेज। ये 9 सेक्टर जिनको हम नॉन फॉर्म सेक्टर भी बोलते हैं, ये सेक्टर जो बेसिकली डायरेक्टली एग्रीकल्चर से रिलेटेड नहीं है। तो इन 9 सेक्टर में एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में फॉल देखने को मिला। और अगर इन सेक्टर में कंपैरिजन करें तो सबसे ज़्यादा हिट जो है वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में देखने को मिला। अप्रॉक्सीमेटली 1,40,000 जॉब कट्स हुए थे। उसका रीज़न बहुत क्लियर है। मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर इज़ अ टच इंटेंसिव सेक्टर। टच इंटेंसिव सेक्टर है, सीधे सीधे बहुत सारे एम्प्लॉय एक जगह इकट्ठे होकर काम करते हो, तो डेफिनेटली वहाँ पर रिस्ट्रिक्शन ज़्यादा थे, या हम बोल सकते हैं ज़्यादा स्प्रेड देखने को मिला होगा, जिसकी वजह से मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर सबसे ज़्यादा हिट रहा ओमिक्रॉन की वजह से इन केस ऑफ एम्प्लॉयमेंट जनरेशन। इसके बाद एजुकेशन सेक्टर, कंस्ट्रक्शन सेक्टर, कई सारे रिस्ट्रिक्शंस थे स्कूल्स पर भी, और रिवर्स लेबर माइग्रेशन देखने को मिला था। कंस्ट्रक्शन सेक्टर में भी सेम इश्यूज थे, जिसकी वजह से ये 3 सेक्टर जो रहे वर्स्ट हिट रहे। हालांकि अगर हम आईटी बीपीओ सेक्टर की बात करें, दिस सेक्टर हैज़ क्रिएटेड द हाईएस्ट नंबर ऑफ न्यू जॉब, दैट इज अप्रॉक्सीमेटली 3,70,000 फॉलोड बाय द हेल्थ। तो ये सेक्टर में थोड़ा सा एम्प्लॉयमेंट जनरेशन देखने को मिला फाइनेंशियल ईयर 22 में। So this is all about the job creation, job dip into various sectors during the Omicron spread in financial year 22। तो हम देख सकते हैं मैन्युफैक्चरिंग, कंस्ट्रक्शन, ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, एजुकेशन, हेल्थ, एकोमोडेशन, आईटी बीपीओ, फाइनेंशियल सर्विसेज। ये Q3 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22, Q4 ऑफ फाइनेंशियल ईयर 22। तो 2 क्वार्टर का कंपैरिजन है। दिस इज इन टोटल नंबर। डेफिनेटली डू नॉट नीड टू रिमेंबर द डेटा, यू कैन जस्ट रिमेंबर द नेम ऑफ द सेक्टर। अब देख लेते हैं सम अदर न्यूज क्लिप्स। देश बिल लाइकली टू बी रीवर्क। तो सेंट्रल गवर्नमेंट जो देश बिल ला रही थी, व्हाट वाज द देश बिल, हमने कई बार कवर भी किया था। देश बिल इज बेसिकली रिलेटेड टू एक्सपोर्ट, इंपोर्ट और डेवलपमेंट ऑफ एक्सपोर्ट हब्स इन इंडिया। फुल फॉर्म क्या है? डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइजेस एंड सर्विसेज हब बिल। तो इसको लेकर के गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा इंथुजियाज्म में थी, लेकिन कुछ मिनिस्ट्रीज के बीच में क्लैशेस हो रहे थे। फाइनेंस मिनिस्ट्री के कुछ अपने कंसर्न थे रिलेटेड टू द फाइनेंशियल इंसेंटिव जो कि इस पर्टिकुलर देश बिल के अंदर प्रपोज किए गए थे, और हमने इस न्यूज़ को भी कवर किया था। तो फाइनेंस मिनिस्ट्री के रिजर्वेशंस के बाद या उनके कंसर्न के बाद सेंटर हो सकता है जो डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइजेस एंड सर्विसेज हब देश बिल है उसमें कुछ चेंजेस लाए, उसको रिवैम्प करें। तो हो सकता है जो देश बिल है दैट मेक कम अप विद द डिफरेंट ड्राफ्ट। आप सबको पता है, हमने कई बार डिस्कस भी किया है, जो देश बिल है ये SEZ लॉ को रिप्लेस करने के लिए लाएगा। जो स्पेशल इकोनॉमिक जोन से रिलेटेड लॉज है, रेगुलेशंस हैं, उनको रिप्लेस करेगा या बोल सकते हैं उनको कंसोलिडेट करेगा ये देश बिल। और फिलहाल के लिए नेगोशिएशन में था, जिसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स, फाइनेंस मिनिस्ट्री ने अपने कुछ सीरियस रिजर्वेशंस, कंसर्न रेज किए थे रिलेटेड टू द फिस्कल इंसेंटिव्स प्रपोज अंडर दिस न्यू बिल। और बहुत सारे इसमें रेगुलेशंस नए लाए गए थे, जिसके तहत एक्सपोर्ट इंपोर्ट इम्पैक्ट होता है। इसके अलावा कई सारे जो डेवलपमेंटल यूनिट डेवलप करी जा रही थी, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, उनके ऑपरेशनबिलिटी को भी लेकर का था, जिसकी वजह से कॉमर्स और फाइनेंस मिनिस्ट्रीज के जो अदर मिनिस्ट्रीज हैं उनके बीच में
कंसेंसस नहीं बन पा रहा है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट हो सकता है अब इस बिल पर दोबारा से काम करे। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। पुलिंग अवे रिचेस्ट 5 स्टेट्स गेट 38% ऑफ ऑल कार्स इन फर्स्ट हाफ ऑफ फाइनेंशियल ईयर 23। तो दिस इज द डेटा अबाउट द इनइक्वालिटी। तो ये जो एक सर्वे है जहाँ पर रिकवर किया गया कि इंडिया की जो पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी हुई है वो के शेप की हुई है। आप अगर थोड़ा सा अवेयर हैं इकोनॉमिक्स से तो आपको पता होगा कि के शेप रिकवरी होती है, यू शेप रिकवरी होती है, वी शेप रिकवरी होती है, डब्ल्यू शेप रिकवरी होती है। रिकवरी मीन्स जो इकोनॉमिक रिसेशन के बाद, डाउनफॉल के बाद जो इकोनॉमीज रिकवर करती हैं। और पोस्ट पैंडेमिक या पैंडेमिक के ड्यूरेशन में भी ऐसा एंटिसिपेट किया जाता है जो इकोनॉमीज है वो डिफरेंट वे से रिकवर करेंगी। तो इंडिया के केस में ऐसा कहा जा रहा है कि इंडिया ने के लेटर शेप रिकवरी करी है। हालांकि अभी हम डिफरेंट लेटर्स की बात यहाँ पर नहीं करेंगे। यहाँ पर जो न्यूज़ है दैट इज़ अबाउट द वाइडनिंग ऑफ इनइक्वालिटी अमंग द स्टेट्स। इंडिया में इनइक्वालिटी को लेकर के हमेशा से क्रिटिसिज्म रहा है बिटवीन द इंडिविजुअल्स, बिटवीन द ऑर्गेनाइजेशन, बिटवीन द स्टेट्स के बीच में भी इनइक्वालिटी रही है। जो कुछ स्टेट्स हैं जो हमेशा से टॉप उस पर रहते हैं इन टर्म्स ऑफ देयर इकोनॉमिक परफॉर्मेंस, इन टर्म्स ऑफ देयर पर कैपिटा इनकम, और कुछ स्टेट जो है वो कंटिन्यूसली लो लेडर पे रहते हैं, बिलो लेडर पे रहते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देयर जीडीपी ग्रोथ, ऑन द बेसिस ऑफ देयर पर कैपिटा इनकम। तो इस सर्वे के अकॉर्डिंग कहा गया है कि जो पोस्ट पैंडेमिक रिकवरी हुई है इंडिया की वो के शेप की हुई है, और ये रिकवरी स्टेट्स के बीच में इनइक्वालिटी को और ज़्यादा वाइडन कर रही है। ऑलरेडी एग्जिस्टिंग थी इनइक्वालिटी स्टेट्स के बीच में, और अब जो रिकवरी हो रही है स्टेट्स के बीच में इनइक्वालिटी को और ज़्यादा वाइडन कर रही है। और ये किस बेसिस पर कहा गया है? ऑन द बेसिस ऑफ मोटर कार रजिस्ट्रेशन। ऑटोमोबाइल सेक्टर में जो पैसेंजर व्हीकल हैं उसकी कितनी सेल हुई है, कितने रजिस्ट्रेशन हुए, उसके बेसिस पर ये जो क्लेम है वो किया जा रहा है। सो आउट ऑफ द 1.4 मिलियन कार्स एंड स्पोर्ट्स यूटिलिटी व्हीकल रजिस्टर्ड इन द फर्स्ट 6 months of financial year 23, as many as approximately 0.54 million, that is approximately 37.8% were in the 5 richest state। कौन कौन से 5 richest state बताए जा रहे हैं इस डेटा के अकॉर्डिंग? दिल्ली, कर्नाटक, हरियाणा, तेलंगाना एंड गुजरात। तो 37.8% जो रजिस्ट्रेशन हुआ है, जो सेल हुई है ऑटोमोबाइल सेक्टर में, स्पेशली पैसेंजर व्हीकल सेक्टर में, सेगमेंट में, वो केवल इन 5 स्टेट से हुई। रिमेनिंग स्टेट्स में अगर हम देखें तो जो सेल है वो डिक्लाइन हुई है। और पुअरेस्ट 5 स्टेट्स कौन से हैं इस पर्टिकुलर डेटा के अकॉर्डिंग? उड़ीसा, आसाम, झारखंड, उत्तर प्रदेश एंड बिहार। तो on the basis of passenger vehicle registration, now agency is basically identifying the inequality among the states। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। एक्टिव क्रेडिट कार्ड ड्रॉप्स 2.3 मिलियन इन अगस्त। रिसेंटली रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने एक रूल लाया था क्रेडिट कार्ड्स को लेकर के। क्या लाया था? कि ऐसे सभी क्रेडिट कार्ड जिन्होंने 1 साल से कोई ट्रांजेक्शन्स नहीं किए हैं, 1 ईयर से कोई ट्रांजेक्शन जिस क्रेडिट कार्ड पे नहीं हुआ है, उस क्रेडिट कार्ड को डीएक्टिवेट कर दिया जाए। एंड फॉलोइंग दिस रूल, डेफिनेटली बैंक्स ने ये रूल फॉलो किया, जिसकी वजह से जो आउटस्टैंडिंग क्रेडिट कार्ड बेस था बैंक्स का वो ड्रॉप हुआ। तो जुलाई में ये नंबर कितना था? 80 मिलियन एज पर द बैंक्स, 80 मिलियन एक्टिव क्रेडिट कार्ड्स है। लेकिन जैसे ही ये रूल आया तो जुलाई के मंथ में जो नंबर रिड्यूस होकर के 77.9 मिलियन हो गया। तो अगस्त में ये जो नंबर है एक्टिव क्रेडिट कार्ड का वो 77.99 मिलियन तक पहुंच गया। प्रोबेबली एंटिसिपेट किया जा रहा है कि आगे आने वाले मंथ्स में जो एक्टिव क्रेडिट कार्ड बेस है वो और ज़्यादा रिड्यूस होगा, उनका नंबर और ज़्यादा रिड्यूस होगा। क्योंकि इंडिया में बहुत सारे क्रेडिट कार्ड यूज़र्स ऐसे हैं जो कि क्रेडिट कार्ड को ले तो लेते हैं बट उसका एक्टिव यूज़ नहीं करते। इसके अलावा अगर हम क्रेडिट कार्ड इशुएंस को भी देखें तो अप्रॉक्सीमेटली 2.8% का डिक्लाइन देखने को मिला है इन नेट कार्ड एडिशन मंथ ऑन मंथ बेसिस। तो पिछले मंथ के कंपैरिजन में अप्रॉक्सीमेटली 2.8% कम क्रेडिट कार्ड इशू हुए। बैंकिंग इंडस्ट्री अप्रॉक्सीमेटली 1 to 1.5 मिलियन क्रेडिट कार्ड डेली ऐड कर रहा था मंथ बेसिस, बट आरबीआई के इस रूल के बाद जो ट्रेंड है यह थोड़ा सा डिक्लाइन होता हुआ दिख रहा है। दिस इज द मार्केट शेयर ऑफ एचडीएफसी, एसबीआई, ICICI Bank, Axis Bank and other banks in terms of card and expenditure through credit cards। अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्लिप। RBI action against M&M when likely to hit recovery of NBFCs। Recently रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने महिंद्रा एंड महिंद्रा को लेकर के एक वर्डिक्ट दिया था, एक डायरेक्शंस दिए थे, जहां पर महिंद्रा एंड महिंद्रा की जो NBFC थी उसको
आउटसोर्स करने के लिए एनबीएफसी को जो लोन रिकवरी एजेंट है उनकी आउटसोर्सिंग के लिए मना कर दिया था। क्योंकि अगर आपको पता, हमने ये न्यूज़ कवर भी करी थी कि एक लोन रिकवरी एजेंट की वजह से एक प्रेग्नेंट लेडी की डेथ हो गई थी, जिसके बाद से रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने जो एनबीएफसीज हैं उनको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था। स्पेशली महिंद्रा एंड महिंद्रा की जो एनबीएफसी थी उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया था कि आप फॉर अ सडन पीरियड ऑफ टाइम आप लोन रिकवरी के लिए किसी भी एजेंट को आउटसोर्स नहीं करेंगे। तो उसके बाद से जो नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं उन पर सब पर ये रूल लग रहा है कि फॉर द रिकवरी ऑफ देयर लोन दे कैन नॉट हायर द आउटसोर्सिंग और द एजेंट। तो उसी को लेकर के न्यूज़ है, उसके अकॉर्डिंग कि जो एनबीएफसी नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज हैं जो रिकवर कर रही थी पैंडेमिक के बाद, जिनमें रिकवरी स्टार्ट हुई थी, वो रिकवरी अब स्लो डाउन हो सकती है, हॉल्ट हो सकती है। क्यों? क्योंकि एनबीएफसी को मना कर दिया गया है कि वो आउटसोर्सिंग नहीं करेंगे एजेंट्स की फॉर लोन रिकवरी। And this is the tough stance on Mahindra and Mahindra as well as the another NBFCs. So definitely it would or it could impact the recovery of the entire sector in the near to medium term. तो वो कैसे रिकवरी करेंगे? डेफिनेटली जो बैंक्स हैं, एनबीएफसीज हैं, नॉट बैंक्स, एनबीएफसीज जो हैं वो अपने खुद के स्टाफ को डिप्लॉय करेंगी फॉर सच एक्टिविटी। और इसकी वजह से क्या होगा? जो उनकी ऑपरेशनल कॉस्ट है वो इंक्रीज करेगी, जो उनके ऑपरेशंस हैं, जो बेसिक ऑपरेशंस है वो इम्पैक्ट करेंगे, क्योंकि अब उनको एम्प्लॉयज़ को मोबिलाइज करना पड़ेगा फ्रॉम वन डिपार्टमेंट टू अनदर डिपार्टमेंट। तो जिसकी वजह से उनकी ओवरऑल ऑपरेशनल कैपेबिलिटी इम्पैक्ट करेगी, उनकी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज होगी। तो फिलहाल के लिए इन सब रीज़न की वजह से जो एनबीएफसीज हैं उनका ये कहना है कि हमारा जो परफॉर्मेंस है वो इम्पैक्ट करेगी, लोन रिकवरी की इम्पैक्ट करेगी, और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो एनपीए है हमारा वो इम्पैक्ट करेगा। क्यों? क्योंकि हमारे खुद के जो स्टाफ मेंबर्स हैं दे आर नॉट एक्सपर्ट इनटू दिस एरिया, लोन रिकवरी के सेगमेंट में वो एक्सपर्ट नहीं है, तो ट्रेनिंग भी देनी पड़ेगी उनकी। प्रोबेबली हो सकता है उनकी रिकवरी उतनी एफिशिएंट ना हो, तो कॉस्ट बढ़ेगी, एनपीए हमारा बढ़ेगा। इसके अलावा जो एफिशिएंसी है वो भी इम्पैक्ट करेगी, जो हमारी ऑपरेशनबिलिटी है वो भी इम्पैक्ट करेगी एज पर द एनबीएफसीज। सो लेट अस सी क्या इस पर रिजोल्यूशन आता है। अब देख लेते हैं सिर्फ इट्स अ बुल्स आई डार्ट क्रैशेस इनटू एस्ट्रॉइड। हमने ये न्यूज़ कवर करी भी थी, अगर आपको पता हो। डार्ट एक मिशन था जो कि नासा ने लॉन्च किया था फॉर changing the direction or the path of the asteroid that might come up to India। तो बेसिकली ऐसे एस्ट्रॉइड जो कभी इंडिया में अर्थ की तरफ, नॉट इंडिया, अर्थ की तरफ आ सकते हैं और अर्थ को डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, इसके लिए एक डिफेंस सिस्टम तैयार कर रही थी नासा। हमने ये न्यूज़ कवर भी करी थी। और डार्ट एक मिशन था जिसके तहत एक ऐसे एस्ट्रॉइड को टारगेट किया गया था। फिलहाल के लिए वो नॉन डेंजरस था, जस्ट टू चेक कि अगर इस कोई पर्टिकुलर एस्ट्रॉइड अर्थ की तरफ आता है तो उसको कैसे डायरेक्ट रीडायरेक्ट किया जाए। तो फिलहाल सक्सेसफुली लॉन्च हो चुका है ये डबल एस्ट्रॉइड रीडायरेक्शन टेस्ट, और जो भी सैटेलाइट भेजा गया था वो सैटेलाइट सक्सेसफुली क्रैश हुआ है एस्ट्रॉइड पर। तो प्रॉबेबली जो नासा है, जो अर्थ है, वो अब एक डिफेंस सिस्टम तैयार करेगी एस्ट्रॉइड को रीडायरेक्ट करने के लिए, जैसे कि फ्यूचर में अर्थ पर कोई ऐसा एस्ट्रॉइड या मेटेरॉइड्स का इम्पैक्ट ना देखने को मिले। तो इट हैज़ बीन अ सक्सेसफुल मिशन एज पर द NASA. That is all for today, students. If you want lecture PDF, you can join my Telegram channel. You can also follow me on other social media platforms. If you have any query and suggestion, you can write on comment section below. Please like, share and subscribe. Thank you. Have a nice day.